Hello students, myself Saurabh Kumar and I am a physics faculty. I am teaching for JEE Mains and NEET students for 3 years. I have done BTech from Civil Engineering Department. Okay, so let us start. Today I have chosen the topic which is current electricity. Let's start discussing this topic. So basically क्या होता है electric current? Okay, so electric current is due to the flow of charge. किसके कारण आता है करंट? करंट आता है चार्ज के फ्लो करने के कारण। और कहाँ फ्लो करता है ये चार्ज? कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बेसिकली डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? चार्जेस के फ्लो का रेट है। ओके, सो इट इज rate of flow of charge। ठीक है, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो किस रेट से फ्लो हो रहा है उस पर क्या करेगा? करंट का वैल्यू डिपेंड करेगा। यानी जितना हाई स्पीड से फ्लो हो रहा होगा उतना ज्यादा करंट आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज dq by dt। ओके, दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज dq by dt। सो यानी कि करंट क्या है? विच इज सिंबल ऑफ द करंट इज I। ओके, सो I इज इक्वल टू dq by dt। अब देखो यहाँ पर दो टाइप के करंट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो करंट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। कैसा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। आई इंस्टेंटेनियस, ये जो dq by dt है यही है एक्चुअल में आई इंस्टेंटेनियस। ओके, यानी कि दिस dq by dt इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा जो टाइप का करंट होता है वो हम लोग लेते हैं, इट इज नॉट द टाइप ऑफ करंट। ओके, ये फॉर्मूले है करंट के। ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ओके, एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन कितने टाइम में फ्लो हुआ। लेट्स से कि मान लो ये कंडक्टर है और एक सेक्शन से, लेट्स से सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। ओके, तो सेक्शन 1 से Q1 चार्ज था, सेक्शन 2 पे Q2 चार्ज था, T1 टाइम में एंड T2 टाइम में। ठीक है, तो यानी 1 से 2 में कितने चार्ज गए होंगे? नेट चार्ज ट्रांसफर्ड और फ्लो इज Q2 minus Q1 within a time interval T2 minus T1। इतने टाइम इंटरवल में इतने चार्ज फ्लो हुए, दैट इज ऑल्सो डिफाइंस द एवरेज करंट फ्लो। ओके, चलो इसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो क्या होता है SI यूनिट ऑफ करंट? तो SI यूनिट की बात अगर करें तो ये होता है एम्पियर। क्या होता है करंट का SI यूनिट? एम्पियर। इसको सिंबॉलिकली A से डिनोट किया जाता है। एम्पियर मींस 1 एम्पियर मींस, तो देखो यहाँ पर 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, सो 1 एम्पियर इज नथिंग 1 कूलम पर सेकेंड। ऑल्सो वी कैन सी कि एम्पियर वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। ओके, एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट भी है। सो वी कैन राइट हियर फंडामेंटल यूनिट। ओके, फिर देखते हैं एक और चीज कि कैसा क्वांटिटी है करंट। तो करंट बेसिकली कैसा क्वांटिटी है? तो ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं करता, ओनली डिपेंड्स अपॉन only depends
on direction and do not follow vector addition. ओके, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। कैसे देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट है और यहाँ 2 एम्पियर का करंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दिस वायर। ओके, आर वी एबल टू evaluate this value? No. Why? Because we haven't mentioned the direction here. Okay, अभी डायरेक्शन मेंशन नहीं किए तो कहाँ से निकालेंगे? तो अब देखो, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं किए हैं तो वैल्यू इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। बट लेट्स से वी हैव मेंशन द डायरेक्शन, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज इन दिस वे, सो व्हाट विल बी द करंट? 5 plus 2 is equal to 7. So this will come out how much? 7 ampere. Now let us change the direction of one wire. Let's say now the direction is this. So now the direction is this. Now what will be the current in this section? So here what will be the direction of the current here? 5 ampere. So यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? I वो हो जाएगा 3 ampere. ओके, 3 plus 2 will be equal to 5. तो जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, करंट का वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब दिस करंट वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस। ओके, बट ये जो जोड़ घटाव हम लोग कर रहे हैं, प्लस माइनस, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द वेक्टर एडिशन। यहाँ पर कोई एंगल का मेंशन नहीं किया गया। ओके, सो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टेंसर। सो ये था बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द करंट। इनमें से क्वेश्चंस तुम्हारे इन पे और इन पे आए हैं, ठीक है, और आएंगे भी। मेंस में आ चुका है क्वेश्चंस, स्टेट इंजीनियरिंग के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है, नीट में आता है। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं एक दो इन पर, और उसके बाद इनके फॉर्मूले पर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग आराम से बना सकते हैं। ओके, सो इनको इरेज करते हैं अभी। चलो, मान लो कि Q दिया हुआ है तुम्हारा अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड आई मिनिमम। मिनिमम करंट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली पहले करंट निकालेंगे, फिर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या? मिनिमम करंट के लिए कैलकुलस की मदद से, और तब फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? क्या होता है करंट का फॉर्मूला? दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट का। चूंकि ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है, इसीलिए वी आर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस करंट। तो Q इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन, सो अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ओके, आई का वैल्यू आ गया ये। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। चलो, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई मिनिमम फॉर आई मिनिमम हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट किसका? कैलकुलस का, दैट इज मैक्सिमम मिनिमा का। बाद में आप लोग देखें, अभी पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ेंगे कैलकुलस में, जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालना होता है किसी फंक्शन का, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करते हैं। तो फॉर आई मिनिमम वी विल इवेलुएट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, एंड ड्यू टू विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दिस करंट विल बी
0. So let us find out di by dt. So di by dt will be equal to इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन -2 बीटा प्लस 6 गामा t is equal to 0. So after that this implies we will get the value of time is equal to how much? Beta upon 3 gamma. Okay, means at this time this current will have minimum value. ठीक है, तो I minimum can be given as how much? Alpha minus 2 beta into substituting the value of time plus 3 gamma t square. ओके, इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा प्लस 3 गामा इंटू बीटा स्क्वायर एंड नीचे 9 गामा स्क्वायर. ओके, 1 गामा से 1 गामा विल कैंसल आउट, 3 से 3 टाइम्स में कैंसल आउट. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा प्लस व्हाट वी विल गेट हियर? बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा -2/3 प्लस 1/3 विल गेट -1/3. So I minimum can be given as how much? Alpha minus beta square upon 3 gamma. Okay, that will be the required answer for the minimum value of current. ठीक है, that question, this question has been asked in JEE Mains I think 2021. Okay, एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद ही, जिसमें इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट को निकालने का डिमांड रहेगा उस क्वेश्चन में, तो उसको देखते हैं. ठीक है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा कि लेट्स से e स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4. ओके, फाइंड I instantaneous at t is equal to 3 seconds and I average at t 0 to 2 seconds. Okay, first, second. So how we can find out? Let's find out for first. Okay, so dq by dt I instantaneous we have to find. तो क्या करेंगे? सिंपली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 2t minus 5. ओके, so I will be equal to how much? 2t minus 5. What will be the value of current? So 2 into 3 minus 5. So at t is equal to 3 seconds, I instantaneous can be given as 2 into 3 minus 5 is equal to 1 ampere. Okay, this is the answer of the first part. Now let us consider the second part. क्या पूछ रहा है इसमें? तो I average at t is equal to 0 to 2 second. So t is equal to 0 to 2 second. तो I average का वैल्यू क्या होता है? Q2 minus Q1 upon टाइम इंटरवल 2 सेकेंड. ओके, 2 minus 0 is equal to 2. Q2 और Q1 निकालना है. तो at time is equal to t second, what is the value of Q? At time is equal to 0 second, what is the value of Q? So let's say Q1 is equal to at t is equal to 0 पे. ठीक है, कितना होगा Q1?
So Q1 is equal to 0 minus 0 plus 4, which will be equal to 4 coulomb. Okay. Q2 at t is equal to 2 second. What will be the value of Q2? So 2 square minus 5 into 2 plus 4. Just substituting the value of t here. Okay. T is equal to 2 second. Now क्या हुआ इसका वैल्यू? So 4 minus 10 plus 4, that is equal to how much? 4 minus 10 plus 4 is equal to minus 2 coulomb. Okay. So Q2 minus Q1, Q2 minus Q1 is equal to how much? Q2 minus Q1 is equal to 4 minus, from here we can find out the current Q2 minus Q1. So Q2 minus Q1 can be given as how much? Minus 2 minus 4 upon 2 is equal to minus 3 ampere. Okay. This will be the value of average current. Okay. So this is the value of average current. Minus sign will indicate the direction only. Okay. So no, don't have to worry about the sign convention here. Okay. Now after that, let us know about the some theories about the current. Okay, what is basically current? तो current है क्या basically? इसको जानते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा. ठीक है. तो बेसिकली करंट है क्या? तो थ्योरी अबाउट द करंट. ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको तो करंट को अंडरस्टैंडिंग, करंट के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा. हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. क्यों जीरो होता है? तो बेसिकली अगर इस कंडक्टर को, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं मान लो, तो क्या होता है बेसिकली? तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को अगर प्लेस किए, आइसोलेटेड है, ठीक है, आसपास और कोई कंडक्टर नहीं है जो इसको इन्फ्लुएंस करे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना चालू होंगे आउटर सरफेस पे, यानी बाउंड्रीज पे. मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये इधर एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज इनके इस सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा. ठीक है, ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. इसका डायरेक्शन इस तरफ है. ये एक्यूमुलेशन तब तक होता है जब तक क्या होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए. ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है, यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े होंगे. ठीक है, यही कंडक्टर अगर किसी सर्किट में एक सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द कनेक्टिंग वायर, तब इसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो करते हैं. क्यों फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं, ये हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है. अब देखते हैं कि यही कंडक्टर अगर क्या होता है जब किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू किसी सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है. तो नाउ अगर इस कंडक्टर को किसी सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्टिंग वायर के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये क्या है? कनेक्टिंग वायर है. कनेक्टिंग वायर के लिए एक अजम्पशन ऐसा होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता
और इसमें जीरो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। नो रेजिस्टेंस, नो पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। कनेक्टिंग वायर, चलो अच्छा, अब एक बात, यहां भी है, यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, तो यानी कि यहां भी क्या होगा, V होगा, यहां जीरो, तो यहां भी जीरो होगा। ड्यू टू दिस द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा? यस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वही सेम प्रोसेस क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन इस बार ये सरफेस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ये सरफेस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, यानी अब चार्जेस को फ्लो करने का एक रास्ता मिल गया, ठीक है। अब चार्जेस को फ्लो करने का क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया, यानी अब चार्जेस फ्लो करेंगी, ओके। तो अब चार्जेस क्या होंगी, फ्लो करेंगी। अब फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन दे रहा है चार्जेस को, वो एनर्जी दे रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अब कंडक्टर के अंदर भी है, यानी इन दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं है। यहां हम देखेंगे, मान लो कि एक चार्ज है, चार्ज कैरियर, दिस इज लेट्स से कॉल्ड चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर है एक। तो ये चार्ज कैरियर पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड जा रहा है, ठीक है। इस पॉजिटिव इस एंड से इस एंड जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, इस एंड से इस एंड जा रहा है। तो अब इसके लिए जाने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी कौन दे रहा है, तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है, इस वोल्टेज के कारण इस पे क्या आ रहा होगा, कुछ एनर्जी आ रहा होगा। वो एनर्जी कितना के बराबर होगा, Q इंटू V। और चूंकि ये हाइयर पोटेंशियल है, हाइयर पोटेंशियल पे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो दिस इज एट हाइयर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, सो दिस विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दिस एंड। अब यहां से जब यहां पहुंचेगा इस आउटर सरफेस के बाहर, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q इंटू V के बराबर, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो QV के बराबर है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो जीरो के बराबर। तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें, कि बैटरी प्रोवाइड करता है सप्लाई वोल्टेज, और इस सप्लाई वोल्टेज के कारण टर्मिनल्स पे आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और कंडक्टर के अंदर यही इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, क्लियर। और इन पोटेंशियल एनर्जी को पाकर चार्ज मूव करता है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी पाकर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज इस एंड से इस एंड अगर मूव कर रहा है, तो जैसे ही इसके बाहर निकलता है, इसके पास तो अब एनर्जी क्या है, जीरो है। यानी कि जब ये चार्ज इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू मूव कर रहा है, तो इनके पास क्या है, एनर्जी जीरो है। वापस से ये बैटरी के पास आता है, बैटरी के पास आकर क्या करता है, तो अपना एनर्जी रिफिल कराता है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, एनर्जी जीरो हो गया, वापस आया, बैटरी से एनर्जी रिफिल करवाया, वापस फिर मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलता है, और वापस फिर अपना सारा एनर्जी कंज्यूम करवा देता है इस कंडक्टर में, और वापस से सेम प्रोसेस रिपीट होता है। और इस तरह से चार्जेस क्या होती हैं, किसी सर्किट में फ्लो करती हैं। तो ये है बेसिक थ्योरी करंट का, ठीक। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कि चार्जेस तो फ्लो हो रही हैं, तो करंट भी फ्लो हो रहा होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट, तो चार्जेस के फ्लो के कारण करंट फ्लो होगा, यस। बट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो बेसिकली देखो,
जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो है हमेशा डायरेक्शन ऑफ, देखो कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है वो है एक्चुअली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। बट ऐसा एक थ्योरी है कि बेसिकली जब करंट का इन्वेंशन हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और उसी के कारण क्या हुआ कि चूंकि करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण अज्यूम किया गया था कि होता है, और इसीलिए उन्हीं के बेस, उसी अजम्पशन के बेस पे सारी चीजें, थ्योरीज वगैरह अदर थ्योरीज बनाई गई उस समय। बाद में जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ तो चूंकि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स अगर कर दें तो फिर बहुत सारे प्रोसेस उसमें करने पड़ते, तो इसी अजम्पशन को फॉलो किया गया, क्योंकि इसके रिवर्स करने से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए इसी अजम्पशन को हम लोग मान के चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज along the direction of positron, okay, along the direction of flow of positron. positron एक पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें सीखा क्या हमने, सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कब, जब दे आर कनेक्टेड विद द सप्लाई वोल्टेज थ्रू द कनेक्टिंग वायर। सेकंड चीज क्या सीखे कि रोल ऑफ बैटरी, व्हाट बैटरी गिव्स, बैटरी provides potential energy to the charge carriers in the form of electric field, okay. Battery provides potential energy to the charge carriers in the form of electric field. This electric field comes due to the potential difference across the terminal, okay. और ये जो potential difference आता है ये सप्लाई वोल्टेज के कारण आता है, ओके। और भी नोट कर लो, this potential, this electric field is due to the, this electric field is due to the potential difference across the terminals due to supply voltage, okay. कैसा सोर्स है, डीसी सोर्स है, कैसा सोर्स है, डीसी सोर्स है, ओके। सो ये था बेसिकली क्या, करंट थ्योरी, ठीक है। यहां से कंक्लूजन, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, और भी पॉइंट्स है इधर लिखते हैं, ठीक। जो 4th पॉइंट है वो है चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट फ्लो आल्सो from higher potential to lower potential. So charge carriers, that is current, flow from HP means higher potential to LP means lower potential, okay. Higher potential to lower potential. This higher potential plate is also positive plate, this is negative plate, okay. We all are aware about these terms. In 10th class also you have already studied these topics, okay, but in the detailed way we will study in the 12th class. अब देखो यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली कि क्या है करंट थ्योरी। एक और है वही कन्वेंशनल डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है, conventional direction of current is opposite to the
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, these are the 5 important points to understand what is electric current. Okay, तो ये था बेसिकली करंट थ्योरी. अब चलो इसके बाद हम सीखते हैं क्या कि करंट के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक टर्म आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको. अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है. तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है रेंगना. क्या होता है? रेंगना. मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्री कंडीशन में होता है, यानी फ्री स्टेट में होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जब होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जिगजैग पाथ में फुल हाई स्पीड से क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, इधर उधर टकराते रहते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है? उनका मूवमेंट होता रहता है. तो मान लीजिए कि जब कंडक्टर क्या था, बिना किसी कनेक्शन के था, तो इस केस में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, और वापस आके उसी पॉइंट पे मिल जा रहे थे. ठीक है, या इसको ऐसे बना देते हैं कि जब कनेक्शन नहीं था तो उस केस में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा ऐसा ऐसा. ठीक, यानी ये ऐसे गया, फिर वापस इस डायरेक्शन में, एंड देन फाइनली अपने इनिशियल पोजीशन पे आया. सब तरफ से टक्कर, कोलिजन होने के बावजूद अपने जगह पे आ रहा है. ठीक है, तो ये कब का कंडीशन है? जब एक आइसोलेटेड कंडक्टर फ्री स्टेट में रखा हुआ था विदाउट एनी कनेक्शन. अब मान लो कि अब इनको कनेक्ट किया गया किसी बैटरी से. ठीक है, अब इसे क्या किया गया? कनेक्ट किया गया किसी बैटरी से. तो जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हुआ तो क्या हुआ? तो जब ये टक्कर होता है, एक टक्कर के बाद ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद हल्का सा शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? हल्का सा शिफ्ट कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये शिफ्ट हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना शिफ्टिंग है. ठीक है, इंडिविजुअल हर इलेक्ट्रॉन का क्या है? अपना अपना शिफ्टिंग है. तो ये शिफ्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. और दूसरा एक चीज क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, कि हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अलाइन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो हमने एक चीज निकाला, एक टर्म, कि बिकॉज दिस शिफ्टिंग और ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन, ओके, तो उनके लिए एक एवरेज हम लोग वैल्यू निकालते हैं वेलोसिटी का. तो वो वैल्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, ये वैल्यू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मान लो ये शिफ्टिंग है x. ठीक है, कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए. ठीक है, कितने टाइम के लिए है? dt टाइम के लिए. तो vd इंटू dt इज इक्वल टू x होगा. ठीक है, लेट्स से दिस x इज इक्वल टू vd इंटू dt. अब दूसरी बात क्या है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है. किसके कारण आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया. ठीक है, तीसरा बात क्या है कि ये जो x है, ये x इज इक्वल टू वी डी इंटू डी टी हो गया. ठीक है, अब यहां से हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए. ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखते हैं.
तो देखो, दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं अब, वो सभी अलाइन टू ईच अदर along a q which is along the electric field। हर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ कतार में शिफ्ट होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, तो और ये है वोल्टेज, इस वोल्टेज के कारण। सो बेसिकली क्या होता है, देखो हम लोग एज्यूम करते हैं कुछ चीजें, ठीक। तो ये था थ्योरी बेसिक कि इलेक्ट्रॉन अलाइंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज क्या हम लोग सीख चुके हैं कि ड्यू टू द electric field, the electrons shifts along their direction and due to which or due to this displacement or average displacement, you can call average displacement, because individual हर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, there is an average velocity exists, this is called drift velocity, okay, this is called drift velocity, okay, and these electrons are aligned along the q. So due to the electric field, the electrons shift along their direction, and due to this average displacement, there is an average velocity exists. This is drift velocity. Clear? So now we are talking about this. So let us see. Second point is, दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर, it is assumed that electrons are aligned along the q. Electrons are aligned along the q, okay. So इलेक्ट्रॉन एक कतार में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in direction of electric field. These two important points here we can see in drift velocity. Now अब expression for drift velocity वो निकालते हैं, तो इनको इरेज करते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर जो कनेक्टेड है सर्किट में, ठीक है, V वोल्टेज से। सो मान लो कि एक सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ चार्जेस होंगे, ओके, ठीक है। मान लो dt टाइम में ये सेक्शन मूव करके x डिस्टेंस गया होगा। कितना शिफ्ट किया? x डिस्टेंस, ड्यू टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हुआ होगा इन टाइम dt। तो यानी ये चार्जेस भी क्या हुए होंगे, सारे शिफ्ट हुए होंगे। ओके ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। तो ये जो सेक्शन मूव करेगा, तो इस सेक्शन के आगे जितने भी चार्जेस होंगे ये भी मूव करेंगे, यानी एक वॉल्यूम ऑफ चार्ज मूव कर रहा है। ये सेक्शन जब मूव करेगा तो इस सेक्शन के आगे जितने चार्जेस होंगे वो भी मूव करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो हम कुछ क्वांटिटीज को अज्यूम करते हैं यहाँ। सबसे पहले लेट्स से स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं एक और टर्म, लेट्स से n। n इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो n कैन बी गिवन एज हाउ मच, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, यानी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर। सो n इंटू क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, तो मान लेते हैं इस कंडक्टर का डायमेंशन लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन के लिए लेंथ कितना है, x है, क्योंकि इस सेक्शन की बात की जा रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है। हम मान रहे हैं कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक, तो n इंटू A इंटू L, वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L, लेंथ, and length here we have mentioned of this section, we are talking about this section, so length of this section is x. Okay, so this n and x is nothing but the total number of charge. Okay, total number of charge अगर निकल गया, then what is the amount of charge? So amount of charge is what, applying the quantization of charge. quantization of charge हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जो पढ़े हैं, Q is equal to n into E। तो क्या होता है, Q दैट इज dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, यानी n इंटू a इंटू एक्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिस वैल्यू गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ओके, so q into n into e। okay, this is n and this is e is equal to q। यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, यहां से हम लोग निकालते हैं एक वैल्यू जिसको हम लोग को क्या निकालना है, करंट का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखो dq दिया हुआ है, dq इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज जब पता है तो यहां से एक चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो अभी हमने पीछे के एक टॉपिक में पढ़ा था इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो ये जो शिफ्टिंग एक्स होता है, सेम शिफ्टिंग एक्स है। ठीक है, ये शिफ्टिंग एक्स होता है, अगर एक्स है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डी टी टाइम के लिए इस एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वी डी इंटू टी कर सकते हैं। ओके, इस एक्स का वैल्यू यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो देखते हैं n इंटू ए इंटू एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू टी टी इंटू ई। ओके, एक्स के जगह वी डी इंटू डी टी इंटू ई का ई लिख दिए। अब ये डी टी को इधर अगर हम भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई
इंटू ए इंटू वी डी, ठीक है, एन ई ए इंटू वी डी, एंड दिस डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट करेंट. So here we can write I is equal to N E A into V D. Okay, this is the expression for current in terms of drift velocity. What is the drift velocity? It is the average velocity of the electron along the direction of electric field applied due to the potential difference by the supply voltage. Okay, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई. अब यहाँ से कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, क्या देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर गिवन करंट, हियर वी कैन सी दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ गिवन करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. ठीक, यानी कि मान लो कोई कंडक्टर इस शेप का है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. ओके, और अच्छे से अगर बनाया जाए तो ऐसा है कुछ. सो दिस इज द सेक्शन 1 A1 and this is A2. Current is entering I, leaving I. Current will be constant. Okay. So what will be the drift velocity at these two sections, section 1 and section 2? So किसका higher drift velocity होगा? जिसका एरिया कम होगा उसका स्पीड हाई होगा, उसका वेलोसिटी हाई होगा. So VD 1 will have a lesser one and VD2 will be higher one. ठीक है, इसे ऐसे भी समझ लो कि पाइप है, पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है. अगर उसके फ्लो के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा. ठीक है, वही सेम चीज यहाँ अप्लीकेबल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहाँ पर ये चीज हो गया. n क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ओके, और तुम्हारा A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है. यहाँ सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यानी पाई आर स्क्वायर. VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज करंट इन एम्पियर. ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं फिर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, और क्या क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं. अब देखते हैं, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन आया है. क्वेश्चन ऐसा है, जेई मेंस का क्वेश्चन है. ये भी एक कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये A2. ऑब्वियसली A1 इज लार्जर देन A2. ठीक है, V वोल्टेज सप्लाइड है. नाउ जस्ट कमेंट ऑन I. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, 1 पे और 2 पे, 1 एंड 2, इन दोनों में क्या होगा
कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, कैसे वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं बारी बारी से। क्योंकि आई जो एंटर करेगा वो इन करेगा और वो एग्जिट करेगा। आई इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो आई विल बी यूनिफॉर्म, क्योंकि आई किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो आई विल बी कांस्टेंट। तो पहला टर्म तो है आई, सो आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया आई के लिए। सेकंड आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वीडी के लिए। सो वीडी के लिए क्या होगा, अभी हमने देखा क्या, वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो A1 इज लार्जर, सो VD1 will be less than and VD2 will be higher. Okay, why? Because A1 is larger than A2. Okay, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। थर्ड देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली? सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, dV by dx। ओके, dV by dx। मान लो एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लेते हैं। ओके, एक एलिमेंट्री सेक्शन जिसका थिकनेस कितना है, dx है। ठीक है, सो v dV इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है यहाँ, ओम्स लॉ से v इज इक्वल टू I इंटू आर। सो I इंटू डी आर। इस एलिमेंट्री सेक्शन का क्रॉस सेक्शन, इस एलिमेंट्री सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, डी आर है। ठीक है, अपॉन डी एक्स। ओके, अपॉन डी एक्स। एंड ये डी आर क्या होता है, डी आर इज द रेजिस्टेंस। ओके, डी आर इज द रेजिस्टेंस, यानी कितने लेंथ के लिए, डी एक्स लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डी आर है। तो डी आर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो डी आर कैन बी रिटन एज व्हाट, डी आर कैन बी रिटन एज रो डी एक्स रो एल बाई ए। ओके, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एंड इसका जो लेंथ है इस सेक्शन का वो क्या है, डी एक्स है। ठीक है, दिस इज द डी एक्स। ओके, सो डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट्री पार्ट लिया हमने जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सो द रेजिस्टेंस विल बी रो डी एक्स अपॉन ए। ओके, ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे जूनियर क्लासेस में, इसीलिए अभी इसको डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक है, वैसे अभी तुरंत इनको देखेंगे, इनके रिगार्डिंग फॉर्मूलेस को देखेंगे। सो आई इंटू डी आर कैन बी रिटन एज dV by dx, v is equal to IR and here I can be written as I into dr rho dx upon A। okay, into dx, dx से dx कट जाएगा। ओके, dx से dx कट जाएगा। सो E is equal to I rho upon A. Now these are terms are constant. These terms are constant. So E is inversely proportional to area. Here we can write E is inversely proportional to area. Okay. So same result as we did here also we can write E1 will be lesser than E2. This is about the electric field, this is about the drift velocity, this is about the current. Okay, in this question I hope कि ये समझ में आया होगा। Okay, now let us find out another expression for drift velocity. Okay, so let's erase this. चलो देखते हैं, ये था कंडक्टर अपना, ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है
ये है सप्लाई। ओके, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक, एक चार्ज कैरियर है, लेट्स से इट कॉल्ड चार्ज कैरियर। एक चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, ठीक। तो ये चार्ज कैरियर जब मूव करता है तो एक पहला असम्पशन ये है कि चार्ज कैरियर loses all its energies after each collision. Okay, so charge carrier loses all its energies after each collision, and every time it will start with zero initial velocity, and every time it will start with zero, u initial is equal to 0. Okay, now अभी हम एक इंडिविजुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या किया था, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज का एवरेज निकाला था, ठीक है, और उनको हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर की क्या करते हैं, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो हर टक्कर के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो किसी एक फोर्स के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बेसिकली। कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर, तो वो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आती है। सो F इज इक्वल टू ड्यू टू दिस F ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स आया, E इंटू कैपिटल ई, ठीक है। अब ये फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, एक्सेलरेशन भी किसका, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हम निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो दिस इंप्लाइज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब एक टर्म हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट लैम्डा इज फ्री मीन फ्री पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है, तो मीन फ्री पाथ है कि दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ये क्या है, लैम्डा है। और इस दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में लगा समय, उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision. Okay, lambda and tau. Okay, so this lambda and tau we have to write the expression for this lambda and tau by the help of equation of motion. So writing the equation of motion, lambda is equal to ut plus half at square, x is equal to ut plus half at square. So lambda is equal to ut, u initial is 0, so only half a t is tau square. Okay, so this can be written. Now from here what we can write, lambda can be given as lambda is equal to half into E by me into tau square. Okay,
here. Now this lambda can also be given as a drift velocity. This is, let's say, equation 1. Now this lambda can also be given as a drift velocity. Lambda is equal to Vd into tau by the concept of drift velocity. Lambda is nothing but the drift velocity into tau, because drift velocity is the average velocity of the electrons. Okay, so x lambda can be given as Vd into tau. Now I am just erasing this portion, okay, because of the lesser space in this board. अब देखते हैं, देखो इन दो इक्वेशंस को क्या करें, इक्वेट कर दें, ठीक है। तो क्या आएगा, Vd into tau can be given as how much, half E upon Ne into tau स्क्वायर। एक टाउ से एक टाउ चला गया, ओके। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vd can be given as how much, E into tau upon 2me, ओके। अब देखो ये अगर कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज व्हाट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज dV by dx, एंड चूंकि कि ये सप्लाई वोल्टेज यूनिफॉर्म है और क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द लेंथ भी क्या है, यूनिफॉर्म है, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज V by L, ओके। This electric field can be given as V by L due to the uniform cross-sectional area, and along the length the voltage is what, the supply voltage is uniform, okay. So E can be given as V by L, okay। एक potential gradient है basically। तो यहाँ पर से हम लोग इसको substitute कर सकते हैं, V into tau by 2me into L, ओके। नाउ Vd का क्या होता है, Vd इज इक्वल टू NEA इज इक्वल I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA इंटू Vd, ओके। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस Vd को रिप्लेस किया जा सकता है, I इज इक्वल टू NEA Vd में से Vd का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, सो Vd कैन बी रिटन एज I अपॉन NEA, okay, so this value can be written here, so I upon NEA, okay, this value can be written in place of Vd, and this will come out EV into tau upon 2me into L, okay, so let's erasing this portion, okay, this portion I am erasing only, so from here we can use I is equal to NEA, just shifting this one to this side, so NE square into V into tau, okay, I is equal to NE square into V, this V is potential, okay, into tau into area upon, and shifting this to this side and this V to this side, okay. So I by V can be written as simply NE square into tau into area upon 2me into L, okay. Now just taking the reciprocal of this, so V by I is equal to 2me upon
ne square tau, I am writing like this, okay, into L upon A. Okay, now see, this term has been obtained by these calculations. First we have taken an individual electrons, okay, the force acting on individual electron is E into capital E QE, that is electrostatic force QE, and this can be equal to, from the Newton's law, m into A. Now here A can be obtained as E into E upon me. Now this acceleration can be used in the equation of motion, which is lambda is equal to half AT square. Okay, this lambda is nothing but the mean free path, and this lambda is obtained as half into A into T. T is the time between the two successive collisions, that is tau. Okay, so substituting the value of acceleration from this equation, we can find out here, and after that solving, we can find out this equation 1. Now since this lambda is nothing but the successive the distance between the two successive collisions, okay, these distance are obtaining due to the electric field, and this distance is nothing but equal to Vd into tau. Okay, this Vd is the average velocity of all the electrons, so we can apply this equation. It is equation number 2. After equating these, we have got this result, and after that reciprocal, we have got this result. Okay, I am erasing all these things. Let us expand this one. Okay, so this V by I is equal to 2me upon ne square into tau into L by A. Okay, now see, this whole term, mass of electron, number of charge carriers per unit volume, charge on one electron 1.67 into 10 to the power minus 19, and relaxation time, these are the materials property of any conductor. Okay, these terms are materials property, and it is constant for a given conductor, and these are the dimensions property, dimensional property, and it is also constant for a given conductor. Okay, the length and cross sectional area will be constant for a given conductor. The materials property will also not change for a given conductor. So in this case, this whole product will be constant value, so I can write this is as a constant. Okay, so V by I comes to be constant, which is Ohm's law. So V by I is equal to constant, and this is nothing but Ohm's law. This is Ohm's law, and this constant term is defined as the resistance of the conductor. Okay, and this resistance is equal to this whole term, that is 2me upon ne square tau into L by A. Okay, so this resistance will depend upon material of the conductor and dimension of the conductor. Okay, so R will depend upon, the symbol of the resistance is R. Okay, so R will depend upon, R depends upon material and dimension. Okay, and dimension. Clear? So now this R is dependent on material and dimension. Again, what we will see, this resistance
in this resistance, this is the formula of resistance. Now this resistance, unit of resistance can be written as omega, okay, and ohm. It is called ohm. Okay, conductance, that is a term G, which is known as conductance, which is reciprocal of resistance, and its unit is just opposite to the resistance, and it is called mho. Okay, simply 1 by R is equal to G, which is conductance. Its unit is mho, mho. Okay, now this resistance has two properties, material properties and dimension property. So R can be written as a term, this materialistic term is called as resistivity, okay, rho, and this length L by A. So resistance of a conductor can be given by the resistivity of the conductor, which shows the material properties and the dimension. Okay, so this rho is nothing but resistivity, and it's truly materials property. Okay, materials property, it do not depends upon the dimension. Okay, and what is the value of rho? Rho will be how much? 2me upon ne square into tau. Okay, clear? Now see, एक चीज बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार्जेस और फास्ट क्या होंगे? कोलाइड करेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन पे थर्मल एनर्जी आएगा। जब थर्मल एनर्जी आ जाएगा तो और फास्ट स्पीड में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो और कमेगा कि बढ़ेगा? कमता जाएगा। यस और नो? कमता जाएगा तो क्या होगा? ये टाउ क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। अगर टाउ घट जाएगा तो ये क्या होगा? अगर ये डिनोमिनेटर घट गया तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये टर्म बढ़ जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? घट जाता है, और जिसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, और जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ में आया? तो यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। लेट मी नाउ इरेजिंग दिस पोर्शन, ठीक है। So since rho is inversely proportional to relaxation time and temperature is also inversely proportional to the relaxation time, so as T increases, rho will decrease or increase, tau will decrease. This implies rho will increase, and this implies R will increase. Okay, this is the important relation. Okay, छोटे एग्जाम्स में बहुत पूछता है इस पे सवाल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो यहाँ तक की बात हो गई। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। रेजिस्टेंस क्या है? रो L बाई A है, ठीक है। यहाँ रो क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है, और L बाई A क्या है? डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे और डायमेंशंस पे, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे, ठीक है। इसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। कई सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे। इनमें सबसे पहला एग्जांपल है वेरिएशन इन डायमेंशन पे बेस्ड, ठीक है, जो कि फेमसली पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं।
उसके बाद देखते हैं, मान लो लेट्स सी R इज इक्वल टू रो L बाई ए है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L1, ठीक है, लेंथ कितना है L1, बाकी इसके रेजिस्टिविटी है रो। रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, रो का डायमेंशन, तो रो का डायमेंशन क्या होगा, देखो L बाई ए मतलब मीटर बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है, और रो का और R का है ओमेगा, ओम, ठीक है। तो L बाई ए मतलब 1 बाई मीटर बचेगा, ये मीटर इससे गुना हो जाएगा, तो रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है, रो दिया हुआ है ओम मीटर। चलो लेंथ दिया हुआ है, अब कहता है कि इस लेंथ को खींच के n टाइम्स कर दिए, कितना कर दिए, n टाइम्स कर दिए, ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, ठीक है, कितना कर दिए, n टाइम्स कर दिए। सो n L1 हो गया, ठीक है, ठीक, n टाइम्स कर दिए तो n L1 हो गया। तो अब एक चीज बताओ, और ये n L1 को हम मान लेते हैं L2, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि अभी इसका रेजिस्टेंस अगर मान लो था रो L बाई ए, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और अब इसका रेजिस्टेंस NL हो गया, ठीक है, NL, और ये एरिया हमें A डैश पता नहीं है, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज R डैश, तो ये रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस कितना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, फाइंड आउट R डैश, कैसे निकालेंगे, सिंपल, तो देखो रो L बाई ए होता है, R डैश का कितना हो जाएगा, रो L बाई L डैश बाई ए डैश। अच्छा, एक चीज हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऊपर के फॉर्मूले में कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए अगर है, ठीक है, अगर हम लोग ऊपर और नीचे क्या कर दें, L से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर बाई ए इंटू एल, रो L स्क्वायर बाई ए इंटू एल, ठीक। अब ये A इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है, A इंटू एल क्या है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम। अब एक चीज बताना है, अगर इस वायर को कितना भी खींच दें, क्या इसका वॉल्यूम चेंज करेगा, नहीं, एरिया चेंज कर सकता है, मतलब एरिया चेंज करेगा, लेंथ चेंज करेगा, बट क्या वॉल्यूम चेंज करेगा, ना, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन वॉल्यूम इनटू एल स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, ओके, नॉट द एरिया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ लेंथ पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस के नाम पे स्क्वायर ऑफ लेंथ पे डिपेंडेंसी है इसका, ठीक। तो फॉर अ यूनिफॉर्म कंडक्टर की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि फॉर अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ओके, नाउ सी दिस R कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सो अब हम इन दोनों के केस में लगाते हैं, लेट्स से पहले के केस में कितना है, R1 है, और दूसरे के केस में कितना है, R2 है, तो R1 बाई R2 कैन बी गिवन एज L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, ओके, ये एक फॉर्मूला है, ठीक, वेयर R1 इज इक्वल टू हाउ मच, रो L बाई ए, एंड R2 इज इक्वल टू हाउ मच, रो NL बाई डायरेक्टली लिख देते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L एंड L2 इज इक्वल टू N स्क्वायर
एल स्क्वायर एल टू की जगह क्या हो जाएगा एन एल हो जाएगा, यहाँ से एल और एल कट गया तो क्या आ जाएगा 1/n स्क्वायर आ जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू R1 n, R2 कैन बी गिवन एज हाउ मच n स्क्वायर इंटू R1, ठीक है। अब R2 कितना है n स्क्वायर इंटू R1, n R1 कितना है ये R1 है, ठीक है। दिस टर्म इज R1। सो बेसिकली अगर किसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, किसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसके लेंथ को अगर 3 गुना कर दिया जाए, क्लियर, यहाँ तक पहले नोट कर लेंगे उसके बाद फिर देखते हैं। तो मान लो इसी टर्म को यूज किया जाए और एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया जाए कि किसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसको 3 गुना स्ट्रेच किया जाए, ठीक है। मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है और इसको L है और स्ट्रेच टू 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा। सो R डैश विल बी हाउ मच 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी 18 ओम होगा, क्लियर। लेंथ बढ़ जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आती है। एक क्वेश्चन इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो परसेंटेज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको देखते हैं कैसे किया जाता है। ये सिंपल सा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा इस केस में कि n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ता है तो। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि if length increases to n times, this implies R increases to n square times, ओके। ये था कंक्लूजन पिछले फॉर्मूले का, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं, मान लो कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का इनिशियल लेंथ L1 था, L था, ठीक है। अब इसको x% इंक्रीज कर दिया गया, इट इज स्ट्रेच्ड टू x%, then new resistance इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, देखो सेम फॉर्मूला क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस R है, न्यू रेजिस्टेंस R डैश है, डिपेंडेंसी किस पे होगा L स्क्वायर L डैश स्क्वायर, ठीक है। लेट्स से L डैश इज द स्ट्रेच्ड लेंथ एंड L स्क्वायर इज द इनिशियल लेंथ। करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, we have to find the not R dash, here we have to find the percentage increasing resistance, okay, percentage increasing resistance। so यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली हम लोग करते हैं कि R बाई R डैश -1 is equal to L square upon L dash square -1. This implies we can write R by upon R dash into multiplying 100 at both sides, we can write L square minus L dash square upon L dash square into 100, ओके। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, R बड़ा होगा कि R डैश बड़ा होगा, R बड़ा होगा कि R डैश बड़ा होगा। अगर इंक्रीज किया गया है लेंथ तो यानी R डैश बड़ा होगा,
जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे r डैश वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ा जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म बड़े छोटे में से बड़ा घटाएं तो माइनस में आएगा, यहाँ भी छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर नॉट मेंशनिंग दैट। सो हियर व्हाट वी कैन राइट, r minus r dash upon r into 100, which can be written as how much, percentage increase in resistance, okay, and this will be how much, l square minus l dash square। l dash क्या है, x परसेंट इंक्रीज हुआ, अगर l का x परसेंट अगर इंक्रीज होता है तो l प्लस x परसेंट ऑफ l, l dash कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज एल माइनस एल डैश इंटू एल प्लस एल डैश अपॉन एल स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं सिंपली, देखो एल क्या हो जाएगा, L माइनस एल डैश क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स एल, इसे करते हैं 100, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है। अब इसे करते हैं सॉल्व, इस इक्वेशन को इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो परसेंटेज आर कैन बी रिटन एज लाइक दिस, नाउ सी L minus L dash can be written as L plus XL upon 100, ठीक है। L minus L dash, this is percentage increase in resistance we are talking about, and L plus L, L plus L, so L plus this term, L plus XL upon 100, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, L डैश, ओके। दैट इज L स्क्वायर, ओके। अब क्या आएगा यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आता है कि ये टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और इनटू में 100 भी है, इधर 100 भी मल्टीप्लाइड है, अच्छा। तो यहाँ से देखो L माइनस एक्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x इंटू एल, दिस माइनस टर्म क्या हो जाएगा एक्चुअल में, यहाँ पर L माइनस एल माइनस एक्स, तो परसेंटेज इंक्रीज है ये, ठीक है। तो XL अपॉन 100 इंटू L प्लस L यानी 2L प्लस XL अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। 100 से 100 चला गया, देखो यहाँ से L और L कॉमन कर लेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, और वो L स्क्वायर इस L स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा अंत में बचता है, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ से बचता है x इंटू 2 प्लस एक्स बाई 100, 2 प्लस एक्स बाई 100, ओके। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
इस पर दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, 2x + x²/100। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, जेई में भी इसके लिए बहुत से सवाल पूछे गए हैं पास्ट में भी, ठीक है। अब देखो याद रखना है क्या कि इफ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, if this x% is comparatively comparing to 100% is very small, अगर x% जो है 100% के कंपेयरिंग में बहुत छोटा हो तो इस टर्म को, then this term will neglected, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है, और डायरेक्टली हो जाएगा क्या 2x%, ठीक है। ये एक कंडीशन है। फिर चलो इन पे तो एग्जांपल देखते हैं और इसे इरेज करते हैं, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल है कि इफ परसेंटेज इंक्रीज इज 0.4% of resistance R, then percentage increase in resistance will be okay. This is the first question. Second question है if x% is 25%, then delta R, percentage increase in resistance, will be what? Both the question has been asked in JEE Mains. Okay, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, दोनों का टेक्निक डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पर 0.4% इज कंपेरेटिवली वेरी लो, 100% के कंपेरिजन में 0.4% बहुत कम है। तो इस केस में क्योंकि 0.4%, अभी ऐसे लिखा हूँ ताकि दिमाग में ये बातें जमी रहें, ठीक है। 0.4% इज वेरी वेरी लेस देन 100%। दिस इंप्लाइज परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2x, x² / 100 वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 × 0.4 इज इक्वल टू, और दूसरी बात यहाँ पर परसेंटेज जो लेना है डायरेक्ट लेना है, 0.4/100 करके नहीं लेना है। So it will become out how much, 0.8%. Clear? Next here. Now since x is not very very less than 100%, comparatively बहुत छोटा तो नहीं है, 1/4 भाग ही है। So here the resistance, increase in resistance will be how much, x × 2 + x/100, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 25 × 2 + 25/4, सॉरी 100, ओके, and this will be equal to 4. So how much it will be equal to, 25 × 4 × 2 = 9, 4 × 8 and 9, 9/4, कितना आ जाएगा, 225/4, which will come out how much, कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, नियरली 56%, कितना हो जाएगा, 56%। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये फॉर्मूला यूज हुआ, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये फॉर्मूला यूज हुआ। क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ x जो है कंपैरेटिवली 100% के नज़दीक है,
ठीक है, मतलब ये निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 0.4% है जो कि बहुत बहुत छोटा है 100% से, ठीक है। सो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का डिफरेंस पता चल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।